थ्योरी में तो एक फिनिशिंग मूव केएफएफ में किसी भी WWE स्टार के पास मौजूद सबसे खतरनाक, सबसे जोरदार चीज होती है, जिसका इस्तेमाल वो तब करते हैं जब उनके सारे विकल्प खत्म हो चुके होते हैं या फिर उन्हें लगता है कि उनका प्रतिद्वंदी अब इतना थक चुका है कि वो इस मूव का शिकार हो जाएगा। फिनिशिंग मूव से किसी भी हालत में किसी को असलियत में ज्यादा चोट का खतरा नहीं होना चाहिए, कम से कम किसी भी नॉर्मल मूव से ज्यादा तो नहीं। लेकिन इतने सालों में कुछ WWE फिनिशर सच में बहुत ही खतरनाक साबित हुए हैं, जिनसे काफी डराने वाले हादसे होते होते रह गए और कई करियर एंडिंग चोटें लग भी गई, जिसके चक्कर में वो बैन भी हो गए। मैं हूं एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये है WWE इतिहास के 10 सबसे खतरनाक फिनिशर्स। शुरू करते हैं। नंबर 10 पर हैं द स्टाइल्स क्लैश। एजे स्टाइल्स के 2016 में WWE में आने से पहले उनका मेन फिनिशिंग मूव था द स्टाइल्स क्लैश। ये एक काफी ही रचनात्मक पाइल ड्राइवर जैसा मूव था, जहां वो अपने प्रतिद्वंदी के हाथों को हुक कर लेते थे और फिर उनको मुंह के बल मैट पर गिराते थे। लेकिन इसके बाद से उन्होंने फिनोमिनल फोरआर्म और काफ क्रशर को अपने फिनिशर्स के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, मगर वो अभी भी कभी कभी द क्लैश का प्रयोग करते हैं। थ्योरी में तो स्टाइल्स क्लैश को सेफ ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो इंसान उस मूव को झेल रहा है उन्हें बस एक नॉर्मल सा फ्रंट बम्प ही मिल रहा है। लेकिन एजे के मैकमैन लैंड में आने से पहले ऐसा हुआ है कि वो मूव बहुत ही ज्यादा गलत हो गया है। रिंग ऑफ ऑनर में रोड्रिक स्ट्रॉन्ग और न्यू जापान में योशी टैट्सू को ये मूव बहुत गलत पड़ा और TNA में स्टीव रिचर्ड्स और फ्रैंकी कजारियन सर के बल गिरे थे। ये सब इसलिए हुआ कि जो उस मूव को ले रहे थे उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट के चलते अपनी चिन को अंदर दबा लिया था, जबकि इस मूव को लेने का सबसे सही तरीका होता अपनी चिन को ऊपर उठा लेना। ऐसी अफवाहें आई थी कि द स्टाइल्स क्लैश को WWE ने बैन कर दिया है और वो क्रिस जेरिको थे जिन्होंने विंस को भरोसा दिलाया था कि ये मूव इतना खतरनाक नहीं है, खुद वो मूव सेफली लेके। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मिशेल मैकूल ने ये पहले ही प्रूव कर दिया था। नंबर 9 द पेडिग्री, जो कि एक और ऐसा मूव है जहां उसे ले रहे रेसलर को कभी कभी अपने मुंह के बल गिरना पड़ता है और वो खुद को बचाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इस मूव को इस्तेमाल करने वालों में से सबसे फेमस बिना शक के हैं ट्रिपल एच। अपने काफी लंबे और बेहतरीन करियर में उन्होंने कई 100 बार बिल्कुल सुरक्षित तरह से इस मूव का प्रयोग किया है। एक और जहाँ 99.99% पेडिग्रीज जो द गेम ने दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट थे, वहीं कुछ ऐसे भी थे जिससे काफी ही डरावने हालात पैदा हो गए। इनमें से एक काफी फेमस है वो मैच जो कि हंटर के WWE के शुरुआत के दिनों में हुआ था, जहां मार्टी गार्नर ने अपना पैर ऊपर उठा दिया और खुद को ही मैट में एक DDT दे दिया। गार्नर बहुत ही भाग्यशाली थे कि वो जितना खराब हो सकता था उतना नहीं हुआ और इसके बाद से ट्रिपल एच ने बहुत ही सही तरह से हर कोई जो उनका मूव ले रहा था उसे सेफ रहने के लिए बोला। समर स्लैम 2000 में सेरेब्रल असासिन और कर्ट एंगल के करने को बहुत कुछ बचा नहीं था, जब ट्रिपल एच के पेडिग्री हिट करने से पहले ही उन दोनों के भार के नीचे अनाउंसर टेबल टूट गई। लेकिन क्योंकि द ओलंपिक हीरो के हाथ बंधे हुए थे और उनके पास इस अचानक से हुई चीज के इम्पैक्ट से खुद को बचाने का समय नहीं मिला, उन्हें एक बहुत गंदा कंकशन हुआ। नंबर 8 द मसल बस्टर। समोआ जो 2015 में WWE पहुंचने के पहले उस खेल के बहुत पुराने खिलाड़ी थे और जहां अपने पूरे करियर में उनकी खासियत थी जापानीज से इन्फ्लुएंस्ड स्ट्रॉन्ग स्टाइल इस्तेमाल करने की, वहीं उन्होंने कभी ना तो लापरवाही दिखाई थी और ना ही कभी प्रतिद्वंदियों को चोट पहुंचाई थी। लेकिन बदकिस्मती से द समोअन सबमिशन मशीन के लिए द लॉ ऑफ एवरेजेस उनके और टाइसन किड के लिए कुछ इस तरह खेल में आया कि उससे बहुत कुछ हो गया। जो और टाइसन का एक प्री डेब्यू डार्क मैच हुआ जहां जो ने उन्हें एक ऐसा जोरदार मसल बस्टर मारा कि टाइसन का करियर ही खत्म हो गया। ये और भी खराब हो सकता था क्योंकि उनकी गर्दन की चोट इतनी खराब थी कि डॉक्टर्स ने भी इस बात पर हैरत जताई कि टाइसन अभी भी जिंदा हैं और व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी नहीं काट रहे हैं। अपने करियर में समोआ जो ने लगभग हजारों मसल बस्टर्स दिए हैं, लेकिन ये भी सच है कि ये मूव इतना खतरनाक है कि अगर सामने वाला गलत तरह से लैंड करे तो ये मूव उसकी जान ले सकता है। जब वो मेन रोस्टर पर पहुंचे तब जो ने एक ज्यादा सुरक्षित मूव ककीना क्लच सबमिशन को अपने फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 5 साल बाद 2021 में NXT टाइटल जीतने के लिए उन्होंने एक बार फिर द मसल बस्टर का प्रयोग किया। नंबर 7 द पंच। रैंडी ऑर्टन का RKO WWE के सबसे सुरक्षित और बेहतरीन फिनिशर्स में से एक है। ये इतना सिंपल है लेकिन उतना ही कारगर भी है। वो ऊपर कूदते हैं और अपने प्रतिद्वंदी का सर पकड़ते हैं, उनके प्रतिद्वंदी अपने पेट के बल गिरते हैं और वो अपनी पीठ के बल। ये कहीं से किसी को भी मारा जा सकता है और कोई इसे आते हुए भी नहीं देख पाएगा। 2000 के दशक के आखिरी भाग में जब द वाइपर अपने सबसे खतरनाक रूप में थे, उन्होंने एक नए फिनिशिंग मूव का इस्तेमाल करने का सोचा। ये मूव भी पहले की ही तरह काफी ही आसान और उतना ही कारगर था, मगर इसमें थोड़ा रिस्क भी था। इसके बावजूद कि WWE के सबसे स्मूथ रेसलर होने के साथ ही वो एक ऐसे व्यक्ति भी थे
जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने प्रतिद्वंदी की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते थे। द पंट को लेकर सब में इतनी चिंता थी कि विंस मैकमैन ने उसे खुद से ही बैन कर दिया। विंस खुद भी एक का शिकार हुए और उन्हें उससे एक कंकशन भी हुआ। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने उस मूव को लेने से साफ इनकार कर दिया। तब चेयरमैन ने ऑर्टन को वो मूव करने से मना कर दिया। रैंडी उस मूव को पैंडेमिक के दौरान वापस लाए और रिक फ्लेयर तथा क्रिश्चियन के ऊपर इस्तेमाल किया। काफी समय पहले क्रिश्चियन को कंकशन होने की वजह से रिटायर होना पड़ा था, क्योंकि मैकमैन को पूरा भरोसा था कि वो उस मूव को 10 में से 10 बार सुरक्षित रूप से ले लेंगे। नंबर 6, द 450 स्प्लैश। द 450 स्प्लैश रेसलिंग के कुछ सबसे बेहतरीन मूव्स में से एक है, अगर उसे कर रहा व्यक्ति उस मूव को बहुत सही से कर ले तो। इस मूव को स्कॉट स्टाइनर के द्वारा इन्वेंट किया गया था, जो कि मानना आसान नहीं है और इसे करने के लिए आपको काफी एथलेटिक तो होने की जरूरत है ही। उसके साथ साथ द 450 को सही से और सुरक्षित रूप से कर पाने का कौशल भी होना चाहिए। कोल्ड स्कॉर्पियो, पॉल लंडन, जस्टिन गैब्रियल और एजे स्टाइल्स ने उस मूव को WWE में काफी कारगर तरीके से इस्तेमाल किया है। मुस्तफा अली का इन्वर्टेड वर्जन तो और भी ट्रिकी और इम्प्रेसिव है। एक पुराने WWE स्टार ह्यूवेंटू गुरेरो ने बहुत जल्द ही ये दिखा दिया कि ये मूव कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 2005 में अपने स्मैकडाउन डेब्यूट के समय उन्होंने इस मूव को इस्तेमाल किया और लगभग पॉल लंडन की आंख फोड़ ही दी। न सिर्फ लंदन एक काफी गंभीर चोट लगने के काफी करीब आ गए, लेकिन हूवर की इस गलती के बाद विंस मैकमैन ने तय किया कि बहुत हो गया और उन्होंने 450 स्प्लैश और अन्य ऐसे हाई रिस्क मूव्स को बैन कर दिया ताकि आगे जाके ऐसी ही वारदातों से बचा जा सके। लंदन, जो कि काफी सही से इस मूव को कर पाते थे, उन्होंने इस बैन के खिलाफ थोड़ी आवाज उठाई, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। WWE टीवी पर दूसरा 450 स्प्लैश देखने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। नंबर 5, द शूटिंग स्टार प्रेस। हाई रिस्क मूव के बैन के दौरान 450 स्प्लैश ही इकलौता ऐसा मूव नहीं था जो उन्होंने सबके लिए आउटलॉ करवाकर क्रूजरवेट रेसलर्स के साथ साथ सबका मजा खराब किया था। इस लिस्ट में काफी सारे टॉप रोप मूव्स थे, जिनमें से एक था द शूटिंग स्टार प्रेस। सच कहें तो SSP के बैन होने से पहले उस मूव को लेकर कुछ घटनाएं हुई तो थी। रेसलमेनिया 19 में ब्रॉक लेसनर ने लगभग अपना सर फोड़ ही लिया था जब वो थोड़ा सा कम घूमे और अपने बड़े से सर के बल जाकर गिरे अपने WWE टाइटल मैच के दौरान, जो कि कर्ट एंगल के साथ हुआ था। अपने ओहायो वैली रेसलिंग डेज के दौरान द नेक्स्ट बिग थिंग बिल्कुल सही और सटीक तरीके से द शूटिंग स्टार प्रेस मूव किया करते थे, लेकिन उसे मेन रोस्टर पर उन्होंने रिटायर कर दिया जब तक उनको रेसलमेनिया में उसे करने के लिए मना नहीं लिया गया। उनके फिसलने और लगभग मरते मरते बचने के बाद ब्रॉक ने उस मूव को थोड़े छोटे कद के रेसलर्स जैसे बिली किडमैन को ही करने दिया, लेकिन इसके बाद पुराने क्रूजरवेट चैंपियन को खुद भी इस मूव को करने में कभी कभी दिक्कत आई। चावो गुरेरो को जब किडमैन के घुटने से उस समय चोट लग गई जब वो उनके सर पर आके लगा और उससे वो काफी मिनट तक बेहोश हो गए और इससे बहुत गर्मा गर्मी का माहौल बन गया। नंबर 4, द फ्लाइंग हेडबट्स। ज्यादातर फिनिशिंग मूव्स को खतरनाक तब ही बोलते हैं जब उसे झेल रहे व्यक्ति को खतरा होता है। द फ्लाइंग हेडबट इससे काफी अलग है, क्योंकि ये झेलने वाले से ज्यादा करने वाले के लिए खतरनाक है और इसका असर इस मूव को एक बार नहीं बल्कि करने के काफी समय बाद भी दिखाई देता है। इस मूव को हार्ले रेस ने इन्वेंट किया था, जिन्होंने बाद में इसको पेटेंट कराने को अपनी गलती बताया, क्योंकि काफी ऐसे लोग जिन्होंने इस मूव का प्रयोग किया है वो कुछ काफी ही भयंकर गर्दन की चोट का शिकार हुए हैं। हार्ले ने खुद भी अपने गले की दिक्कतों के लिए इस मूव को ही जिम्मेदार ठहराया है। द डायनामाइट किड का हर रात उस टॉप रोप फिनिशर को इस्तेमाल करना उनके आगे जाके व्हील चेयर पर आ जाने का कारण तो बना ही, साथ साथ उनके डिसाइपल क्रिस बेनॉट को भी काफी साल तक उस मूव का इस्तेमाल करने के बाद नेक फ्यूजन सर्जरी करानी पड़ी और इस लाइन में उनके साथ डेवॉन डडली भी शामिल थे। और डैनियल ब्रायन की गर्दन और कंकशन की दिक्कतों के बारे में तो सबको पता ही है। ये तो कहना मुश्किल होगा कि द फ्लाइंग हेडबट उनकी रीढ़ की सारी दिक्कतों का जिम्मेदार था, लेकिन इस मूव से उन्हें कुछ मदद भी नहीं ही मिली होगी और ये दोनों को जोड़ती हुई एक परेशानी में डालने वाली कड़ी है। नंबर 3, द वर्टिब्रेकर। WCW के आखिरी समय की कुछ हाइलाइट्स में से एक था शेन हेल्म्स का उभर के आना, जो कि एक हंसे जाने वाले रेसलर से सीधा क्रूजरवेट कैटेगरी के टॉप पर पहुंच गए और उन्होंने डिवीजन का टाइटल कंपनी के WWE के द्वारा खरीदे जाने के कुछ हफ्तों पहले ही जीता। वो चीज जो शुगर शेन को देखने में इतना मजेदार बनाती है वो है उनकी कुछ रचनात्मक करने की भूख और हर हफ्ते नए मूव्स करने की उनकी काबिलियत। उनके सबसे औसम मूव्स में से एक था उनका वर्टिब्रेकर फिनिशर, जिसे इजाद किया था मगुमी कुडो ने। इस मूव में वो अपने प्रतिद्वंदी के हाथों को हुक करते थे और फिर ऐसे गिरते थे कि उनका प्रतिद्वंदी अपने पीठ के ऊपरी भाग और गर्दन पर चोट ले। जब वो इस मूव को कर रहे थे तब किसी को भी इससे चोट नहीं लगी, लेकिन इस मूव में मार्जिन फॉर एरर काफी ही कम था। WWE ने ऐसे मूव्स जिनसे गर्दन में चोट आ सकती है उन पर शिकंजा कसना शुरू किया और ऐसे समय पर जब काफी सितारों की सर्जरी करनी पड़ी
तब विंस मैकमैन ने उस मूव को बैन कर दिया। द हरिकेन के नाम से मशहूर शेन ने ये बखूबी समझा कि ये मूव क्यों बैन हुआ और उन्होंने दूसरे मूव्स जैसे कि चोक स्लैम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सेथ रॉलिंस 2016 में एक हाउस शो के लिए एक रात के लिए इस मूव को वापस लेकर आए, लेकिन ऐसे इस मूव को 2 दशकों से WWE टीवी पर देखा नहीं गया है। नंबर 2, द पाइल ड्राइवर। द पाइल ड्राइवर और उसके अन्य प्रकारों को WWE रिंग्स में बहुत ही कम देखा जाता है, जब तक उन्हें ऐसे लोग ना कर रहे हो जिनके ऊपर WWE को पूरा भरोसा है कि वो इसे सुरक्षित तरह से कर पाएंगे। और इसलिए आप देखेंगे कि इस मूव को सिर्फ दिग्गज जैसे अंडरटेकर या केन एक टॉम स्टोन के रूप में कर रहे हैं, या फिर रिकिशी जो इसी मूव का एक सिट आउट वर्जन कर रहे हैं। रिकिशी के शरीर का निचला भाग बहुत ही भारी है, तो वो इस मूव का भार आसानी से झेल सकते थे और उनके प्रतिद्वंदी का सर भी मैट से काफी दूर रहता था। जेरी लॉलर, ब्रेट हार्ट, मिक फॉली और बिली गन को ही कुछ समय तक ये मूव इस्तेमाल करने की इजाजत मिली हुई थी। इस मूव के साथ काफी बार लोगों को चोट लगते हुए बची है। समर स्लैम 1997 का वाकया शायद इनमें से सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां ओवन हार्ट, जो कि वैसे तो बहुत भरोसेमंद हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गलती से स्टीव ऑस्टिन को गलत तरह से मूव दे दिया, जिससे उन्हें टेम्परेरी पैरालिसिस हो गया। स्टोन कोल्ड ठीक तो हो गए, लेकिन इसका असर उनके पूरे करियर पर पड़ा और इसकी वजह से उन्हें जल्द ही रेसलिंग करना छोड़ना पड़ा। इसमें बहुत ज्यादा श्रेय जाता है उनकी गर्दन की दिक्कतों को। विंस मैकमैन ने कुछ समय पहले ही ये तय किया कि ये मूव बैन कर देना चाहिए, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया जब सीएम पंक ने रॉ के एक मेन इवेंट में जॉन सीना पर यह मूव इस्तेमाल किया। नंबर 1, द स्टाइनर स्क्रू ड्राइवर। द 450 स्प्लैश का आविष्कार करने के साथ साथ द मैड रेसलिंग साइंटिस्ट स्कॉट स्टाइनर ने रेसलिंग के इतिहास के सबसे डरावने मूव्स में से एक का भी आविष्कार किया। मेरे ख्याल से द बिग बैड बूटी डैडी किसी दिन बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि कैसे मैं और डरावना बन सकता हूँ और लोगों को डरा सकता हूँ, और तब उन्होंने द स्टाइनर स्क्रू ड्राइवर मूव इजाद किया। द स्क्रू ड्राइवर शुरू होता है एक स्टैंडर्ड स्टॉलिंग सुप्लेक्स की तरह। उसके बाद स्कॉट अपने प्रतिद्वंदी को हवा में फेंकते हैं और उन्हें पकड़ के एक सिट आउट पाइल ड्राइवर दे देते हैं। आसान शब्दों में ये मूव काफी ही भयानक है और हर कोई जिसने इस मूव को झेला है उसकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। अगर कोई नहीं भी बोले तो स्टाइनर उसे सुनेंगे नहीं, वो बस उन्हें मसल अप करके वो मूव देंगे। बिग पापा पंप ने इस मूव का इस्तेमाल WWE, WCW, न्यू जापान और TNA में भी किया है, और ये हमेशा एक चमत्कार ही लगता था कि किसी की रीढ़ की हड्डी इस मूव से टूटी नहीं। और शायद इस मूव को झेलने से ज्यादा बेहतरीन एक ही चीज थी, और वो ये स्कॉट स्टाइनर ने आज तक किसी को चोट नहीं पहुंचाई, जबकि इसकी बहुत ज्यादा चांस थी।